अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी खालिद, आपका कोच. वेलकम टू खालिद टेक. Thank you so much for watching my channel, and thanks for supported guys who comments me, who sending me to email to for solve the question paper. So thank you so much guys. तो आज ASP.NET MVC सीरीज़ का 5 पार्ट लेकर आया हूँ. और जिन लोगों ने अभी तक मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 4 नहीं देखा, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखें, तभी आप पार्ट 4 को समझ पाएंगे. तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन पेपर डिस्क्राइब किया था, तो मैं सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी आंसर कीज़ बता दूँ. तो जिन लोगों ने मुझे ईमेल करी क्वेश्चन पेपर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन. और अभी मैं आंसर कीज़ बता रहा हूँ, आप खुद ही जो जिन लोगों ने मुझे मेल करी वो खुद ही कंपेयर कर दें अपनी कितने आंसर उसके करेक्ट है, कितने रॉन्ग, क्योंकि मैं अभी सारे पेपर्स में आपको दिखा नहीं सकता टाइम, वरना हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी. तो मैं जस्ट आपको उनसे आंसर कीज़ बता दूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं. तो लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, वो उसमें ये क्वेश्चन थे जो हमारा एग्ज़ाम 2 था. और जिन लोगों ने पार्ट 4 तक मेरे सीरीज़ को देखा है, वो इस पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जितने भी मैं आपको एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, ये इससे आपकी रिटन पेपर की जो है वो तैयारी हो रही है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है. तो कोशिश करें इस क्वेश्चन पेपर को जो है डाउनलोड करके अपने सॉल्व करें, अपने रिकॉर्ड में रखें कि इस तरह के पेपर हम जब एज ASP.NET डेवलपर कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ रिटन टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर गाइड करता रहूँगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 था, द डैश फोल्डर आर द डेटा विच आर रिक्वायर्ड रीड एंड राइट इनटू एप्लीकेशन. इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूछ रहा है कि कौन सा फोल्डर है जिसके अंदर हम रिक्वायर्ड रीड एंड राइट की इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर. तो इसका आंसर है ए, ऐप डेटा के अंदर हम ये चीज़ें रखते हैं. उसके बाद सेकंड है डैश मेन पिलर ऑफ MVC. सो इसका आंसर भी ए है, कंट्रोलर इज अ मेन पिलर ऑफ MVC. क्वेश्चन नंबर 3 है डैश फोल्डर्स हैज़ द ऑल मॉडल्स. जितने भी हमारे मॉडल्स हम बनाते हैं वो सारे हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल द इंस्टॉल पैकेजेस आर अवेलेबल हियर डैश फोल्डर. कौन से फोल्डर में हम जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो कौन से फोल्डर में उसकी इंफॉर्मेशन होती है. तो इसका आंसर है बी, पैकेज डॉट कॉन्फिग के अंदर होती है. नंबर 5 लास्ट, इन डैश फोल्डर हेयर ऑल द पुट आर व्यूज. कौन से फोल्डर के अंदर हमारे सारे व्यूज होते हैं. तो इसका आंसर है सी, हमारे जितने भी व्यूज हम बनाते हैं, जिसकी एक्सटेंशन व्यूज के अंदर जितनी फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट, उसकी जो एक्सटेंशन होती है फुल एक्सटेंशन होती है .cs HTML. .cs HTML मतलब C# प्लस HTML. ठीक है, उसको हम HTML फाइल्स ही बोलते हैं कि व्यूज के अंदर जितनी फाइल्स होती हैं वो हमारी HTML फाइल्स होती हैं. तो गाइज ये जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मेल भी करी इसकी आंसर कीज. तो अब आप भी खुद अपने रिजल्ट देख लीजिएगा कितने करेक्ट है, कितने सही आंसर है. थैंक यू सो मच अगेन कि जिन लोगों ने मुझे मेल करा, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए. ठीक है, आज चलते हैं अभी आज के टॉपिक के ऊपर. अब आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप MVC के अंदर मेन पिलर जो है वो कंट्रोलर है. तो हमें कंट्रोलर को समझना बहुत नेसेसरी है कि कंट्रोलर किस तरह काम करता है. तो आज इस सीरीज के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं. तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंट्रोलर के बारे में नॉलेज होगी, और कंट्रोलर का रोल क्या है उसके बारे में नॉलेज होगी, और एक नया कंट्रोलर किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में जान जाएंगे, और एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, और हाउ टू कॉल एक्शन मेथड फ्रॉम अ ब्राउज़र. एक्शन मेथड को हम ब्राउज़र से कैसे रन कर सकते हैं. पैरामीटर्स इन एक्शन मेथड्स. हाउ विल यू डिसाइड व्हेन टू क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर और व्हेन टू एग्जिस्टिंग कंट्रोलर. तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. तो मेरे इस वीडियो के साथ रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखें.
ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ और साथ में उसके साथ आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। तो कंट्रोलर क्या चीज़ है? कंट्रोलर आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। जो भी उसकी एग्जीक्यूशन है फ्लो ऑफ एप्लीकेशन का, वो कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है। व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट मीन्स रिक्वेस्ट अ पेज टू MVC एप्लीकेशन, जब भी हम क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, जब मतलब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और कंट्रोलर जो है सबसे पहले जाती है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मुझे मॉडल के पास जाना है। अगर मॉडल में कोई डेटाबेस क्वेरीज लगी हुई है तो वो मॉडल के पास जाएगा। अगर डेटाबेस क्वेरीज नहीं है, मॉडल के अंदर कोई फाइल नहीं है, तो वो फिर डायरेक्ट व्यू के पास जाएगा। कंट्रोलर कैन परफॉर्म वन और मोर एक्शंस और मेन पिलर ऑफ MVC कंट्रोलर कंट्रोलर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो C# फाइल होती हैं, उनकी जो एक्सटेंशन होती है .cs होती है, मतलब C# फाइल्स होती हैं। और कंट्रोलर के साथ क्लास एक इनहेरिट होती है, कंट्रोलर क्लास। हैज कंट्रोलर कन्वेंशन इज द नेम। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम कंट्रोलर बना देते हैं, लास्ट टाइम हम जो एप्लीकेशन में काम कर रहे थे वो ये एप्लीकेशन थी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितनी फाइल्स इसके अंदर मौजूद थी। तो यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, जो थ्योरी में हमने पढ़ा कि कंट्रोलर की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो इस तरह के, जब आपका कंट्रोलर बनता है, ये देखिए डिफॉल्ट में जो कंट्रोलर बनता है उस कंट्रोलर का नाम होता है होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर आपका डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब जब आप नया कंट्रोलर बनाओगे तो उसके साथ कंट्रोलर लिखा हुआ होगा, उसके साथ जो आपको कंट्रोलर का नाम देना है वो आपको साइड में देना है, कंट्रोलर आपको हटाना नहीं है। तो ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन होती है। कंट्रोलर के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी C# की क्लास होती हैं, उनकी एक्सटेंशन होती है .cs। ओके, तो आगे चलते हैं। और कंट्रोलर जितने भी हमारे बनते हैं वो जो है इनहेरिट होते हैं कंट्रोलर क्लास से। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कंट्रोलर क्लास के, अगर मैं कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें होम कंट्रोलर, मैंने इस डिफ़ॉल्ट में कंट्रोलर बना हुआ है, होम कंट्रोलर मैंने इसका नाम रखा, और ये इनहेरिट हो रहा है कंट्रोलर क्लास से। ये इनहेरिट हो रहा है कंट्रोलर क्लास से, ठीक है। तो इनकी नेम स्पेस ऊपर हमने डिफाइन की हुई है। देखें ये इस नेम स्पेस के अंदर ये MVC के जितने भी कंट्रोलर हैं इस नेम स्पेस के अंदर इनकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तभी ये कंट्रोलर इसमें इनहेरिट हो रहा है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि हाउ, ठीक है, कंट्रोलर का नाम किस तरह हम रखेंगे। क्रिएट अ कंट्रोलर, टू क्रिएट अ कंट्रोलर, नया कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं। क्रिएट एन MVC एम्प्टी एप्लीकेशन, देन राइट क्लिक। इस स्लाइड के अंदर मैंने वो सारे स्टेप डाल दिए कि आप एक नया कंट्रोलर कैसे बना सकते हो, ठीक है। मैंने तो हम चलते हैं एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, तो उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे आके होम कंट्रोलर ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, मैं एक नया कंट्रोलर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद ऐड के बाद आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर का ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप न्यू आइटम में जाके कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोलर जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर आप कंट्रोलर का नाम रखते हो। अच्छा, कंट्रोलर की ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें कंट्रोलर हमारे पास देखें एक आ रहा है MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। इसका मतलब ये होता है जब आप इस कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हो तो आपका कोई भी एक्शन रिजल्ट ऑलरेडी बने हुए नहीं होंगे, जस्ट डिफॉल्ट में जो इंडेक्स आता है वो बना हुआ होगा, बाकी और जितने भी इंसर्ट अपडेट डिलीट के या एक्शन रिजल्ट वो कुछ भी नहीं होंगे, बिल्कुल एम्प्टी होगा। उसमें फिर आपको खुद अपने एक्शन रिजल्ट बनाने पड़ेंगे। और अगर सेकेंड वाला मैं चूज करता हूँ MVC कंट्रोलर विद रीड एंड राइट एक्शन, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे करंट एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं उसके एक्शन रिजल्ट, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता भी रहा है, MVC कंट्रोलर विद द एक्शन टू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एंड लिस्ट एंटिटीज। तो ये सारे हम करंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, तो ऑलरेडी वो एक्शन रिजल्ट आपके पास बना देगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंट्रोलर जो है अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे तो वो सारी बनी हुई होंगी। MVC कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो व्यूज भी बना के देगा जो भी हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क में यूज़ होता है। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ वो जस्ट एम्प्टी बनाता हूँ, इसको एम्प्टी हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये स्टेप जो है स्लाइड के अंदर मौजूद है,
मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन की बात आई थी, जो डिस्क्रिप्शन में हमने स्लाइड के अंदर पढ़ा कि नेमिंग कन्वेंशन इसकी बहुत ज़रूरी है। नेमिंग कन्वेंशन इसकी समझना है कि किस तरह आपको नाम रखना है। देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है डिफॉल्ट, कंट्रोलर को हाईलाइटेड नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर को आपको हटाना नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम हो गया और मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे जैसे ऐड करा तो हमारा एक कंट्रोलर और बन जाएगा स्टूडेंट के नाम से। अब हमारे दो कंट्रोलर बन जाएंगे। डिफॉल्ट में हमारे पास होम कंट्रोलर बना हुआ है। अब मैंने एक और कंट्रोलर बनाया जिसका नाम मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर रखा हुआ है, और ये भी इनहेरिट हो रही है किससे? कंट्रोलर क्लास से। इसके अंदर देखें, मैंने आपको बोला कि ये डिफॉल्ट में एक ही इंडेक्स में एक्शन रिजल्ट बना हुआ है, बाकी और कोई चीज़ नहीं बनी है। और बाय डिफॉल्ट में जो हमारा एक्शन रिजल्ट होता है उसकी मेथड की टाइप जो होती है वो गेट होती है। कई दफ़ा ऑनलाइन एग्जाम में या कहीं एग्जाम में आप जाओगे तो रिटन टेस्ट के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारी एक्शन रिजल्ट की जो डिफ़ॉल्ट में जो टाइप होती है, मेथड की जो टाइप होती है वो गेट होती है या पोस्ट होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड की टाइप होती है वो गेट होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो बना है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं एम्प्टी मैंने इसी वजह से लिया कि जितनी भी एक्शन रिजल्ट है वो मैं खुद बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक्शन रिजल्ट खुद बनाने, तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ तक हमने क्या किया, एक नया कंट्रोलर ऐड कर दिया। तो आप लोगों ने सीखा कि हमने नया कंट्रोलर कैसे ऐड करना है। मैं वापस स्लाइड के ऊपर आता हूँ, फिर हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमने कंट्रोलर, अच्छा, रोल ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर का रोल क्या है? प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्लो ऑफ एप्लीकेशन बाय हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड डेटा टू करस्पॉन्डिंग व्यू टू द ब्राउजर रिक्वेस्ट। जब भी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है तो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मुझे किसके पास जाना है, व्यू के पास डायरेक्ट जाना है या पहले मॉडल के साथ इंटरेक्ट करना है, क्या करना है। तो ये चीज़ें जो है हम डिफाइन करते हैं। ये मैंने जो है इसका आप सेकंड या थर्ड लेक्चर देखेंगे तो ये मैंने फ्लो ऑफ का किस तरह कंट्रोलर काम करता है, किस तरह मॉडल और व्यू के साथ काम करता है, तो उसके बाद जो है कंट्रोलर उसके साथ काम करता है। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि हम क्या बात कर रहे थे कि इसका प्ले रोल की साइड द हाई लेवल द कंट्रोलर overhead steps between the model and the view to send the output back to the user। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब भी हम कंट्रोलर क्या है, इनका इंटरमीडियन है, इनको मॉडल्स और व्यू को आपस में कनेक्ट करना, उनकी जितने भी चीज़ों को मिलाना, वो कंट्रोलर का काम है। जो मॉडल के अंदर जितनी भी चीज़ें क्वेरीज हैं उसको क्वेरीज को रन करके फिर व्यू दिखाना यूज़र को, तो ये सारा कंट्रोलर इन चीज़ों को हैंडल करता है। राउटिंग सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंट्रोलर बेस्ड ऑन द यूजर URL। अच्छा, राउटिंग की बात यहाँ पे कर रहा है। राउटिंग बेसिकली URL की बात कर रहा है कि MVC का एक अपना एक URL का पैटर्न होता है। उसकी भाई ब्राउजर को हमें बताना होता है कि हमें पहले क्या चलाना है, कंट्रोलर, फिर उसके अंदर एक्शन रिजल्ट है। तो ये आगे हम देखेंगे किस तरह हम इसको URL को जो है यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्शन रिजल्ट क्या होता है। हमारे अंदर हमने एक कंट्रोलर बना दिया, उसके अंदर हमें एक्शन मेथड्स बनाने हैं। अब एक्शन मेथड्स क्या होते हैं? कंट्रोलर्स प्रोसेस इनकमिंग रिक्वेस्ट यूजिंग एक्शन मेथड। एक्शन मेथड्स टाइपिकली हैव 1-to-1 मैपिंग विद द यूजर इंटरेक्शन। When a user enter URL into the browser, the MVC application uses routing rules that define the global.spx, the file, the parse to URL to determine the path of the controller, then determine the appropriate action method to handle the request as per MSDN and must be meet the following requirements. Method must be a public. Methods cannot be a static method. Method cannot be an extension method. Method cannot be a constructor, getter, setter. Method cannot have a open generic types. Method is not a method of to controller base class. Method cannot contain rate or out of parameter. By default, all action methods are gate. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स आर गेट, पोस्ट नहीं होते। बाय डिफॉल्ट में जितने भी एक्शन मेथड्स होते हैं वो गेट होते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम्स में आते हैं, रिटन टेस्ट में
आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आते ही है अक्सर, मैंने जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया है रिटन में, तो ये आता है बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स आर डैश गेट। An action method can return view, file, partial view and JSON and string. एक्शन मेथड रिटर्न कर सकते हैं व्यू, फाइल्स, पार्शियल व्यू एंड जेसन या स्ट्रिंग कोई भी रिटर्न करवाना है। तो ये एक्शन मेथड की बारे में बता रहा है कि एक्शन मेथड आपका पब्लिक होना चाहिए और आपका एक्शन मेथड कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, एक्सटेंशन मेथड नहीं हो सकता, और मेथड कैन नॉट बी अ कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं आ सकती। मेथड कैन नॉट हैव अ जेनेरिक टाइप, मेथड नॉट अ कंस्ट्रक्टर बेस, मेथड गॉट रेट ऑफ और पैरामीटर। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसके अंदर एक्शन मेथड हम किस तरह बनाएंगे। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम आगे अब यहाँ पे मुझे कोई भी एक एक्शन मेथड बनाना है। सपोज मैं यहाँ पे आके मैं एक एक्शन मेथड बनाता हूँ पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप में रख देता हूँ स्ट्रिंग और इसका नाम में रख देता हूँ सपोज हेलो। अब हेलो आपका एक्शन मेथड हमने यहाँ पे मेथड बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कुछ ना कुछ स्ट्रिंग, वेलकम टू कॉलेज ट्रैक। ठीक है, अब ये एक हमने एक्शन रिजल्ट बनाया, हमने एक एक्शन रिजल्ट मेथड बना दिया जिसका रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रिंग है और हेलो इसका नाम है। अब जो बात समझने की है वो ये बात समझनी है कि ब्राउजर को हम ये चीज़ कैसे बताएंगे कि हमें स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जो हेलो मेथड है वो रन करना है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम वापस स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी यूआरएल बताता हूँ कि इसकी यूआरएल समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह काम करता है। देखें एमवीसी का जो पैटर्न है, जिस तरह एप्लीकेशन वर्क करती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है डोमेन का नाम, फिर आता है कंट्रोलर का नाम, फिर आता है एक्शन मेथड का नाम। अगर उसके साथ कोई पैरामीटर है तो फिर पैरामीटर आएगा। अब डोमेन का नाम जैसे हम लोकल होस्ट से चला रहे हैं तो लोकल होस्ट आएगा, फिर कोई ना कोई पोर्ट आएगी, फिर कंट्रोलर का नाम होम है और फिर इंडेक्स मेथड है। तो ये तो डिफॉल्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट का कंट्रोलर है उसके अंदर जो मेथड पड़ा हुआ है उसको रन करना है। तो हमारी यूआरएल यहाँ पे क्या बनेगी, लोकल होस्ट, फिर जो भी पोर्ट है, फिर होम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमने नया कंट्रोलर बनाया उसका नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट फिर स्लेश, फिर आपके एक्शन रिजल्ट का मेथड का नाम क्या था, हेलो। तो इस तरह हम लिखेंगे तभी हमारा वो चीज़ आउटपुट में आएगी। तो मैं इसको आपको चला के देखता हूँ, चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं एक दफ़ा इसकी स्टॉप ब्राउजिंग कर देता हूँ, यहाँ पे आके एक दफ़ा मैं इसको फिर से चला देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने इसको रन किया, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये रन हो जाएगा। उसके बाद हम इसका मैं आपको समझाता हूँ कि यूआरएल किस तरह ये अंडरस्टैंड करता है। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन साथ रहिएगा, इसकी आप साथ में इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, मैं हम इसका आउटपुट आता है तो फिर देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक दफ़ा फिर चलाते हैं इसको। ठीक है, ये रन हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट में जो एप्लीकेशन का नाम था वो होम और इंडेक्स है, तो वो वही पेज दिखाएगा आपको। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जाना है स्टूडेंट के कंट्रोलर के अंदर, और स्टूडेंट के कंट्रोलर के अंदर फिर हमें जो एक्शन रिजल्ट है हमारा उसको हमें जो है वो दिखाना है। तो एप्लीकेशन रन होगी। अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपना कंट्रोलर जो हमने बनाया स्टूडेंट के नाम से उस पे जाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्शन रिजल्ट जो हमने बनाया हेलो इस पे जाना है। मैंने इसको एंटर करा तो आप देख सकते हैं वेलकम टू खालिद ट्रैक आ गया। तो इस तरह ये यूआरएल समझना ज़रूरी है, एमएससी का यूआरएल पैटर्न समझना ज़रूरी है कि पहले कंट्रोलर का नाम फिर एक्शन रिजल्ट का नाम, ये चीज़ आती है यहाँ पे, तब आपका ये आउटपुट आएगा। अब सपोज अगर मैं स्लाइड के ऊपर वापस से आता हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूआरएल के ऊपर। अब पैरामीटर एंड एक्शन मेथड, अगर एक्शन मेथड के साथ कोई पैरामीटर है तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे, पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट डेटा व्हिच इज सेंड टू द यूआरएल। एग्जांपल आई नीड फेच स्टूडेंट प्रोफाइल बेस्ड इन ऑन देयर आईडीज। ठीक है, स्टूडेंट के लो या उसके यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए हमें, तो हम उसको पैरामीटर में कैसे पास कर सकते हैं। तो पैरामीटर के अंदर मैं इसको हमें बता देता हूँ, इसी एग्जांपल के अंदर सपोज हमें कोई पैरामीटर पास करना है।
तो यहाँ पे आके मैं इसको स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ नेम, और मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर आ जाए वेलकम मिस्टर, उसके बाद उसका नाम आ जाए जो हम यूआरएल में पास करेंगे। मैं एक दफ़ा, तो ये हमने एक पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिया नेम का। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि पैरामीटर, हम अब पैरामीटर को यूआरएल में ब्राउज़र में कैसे बताएंगे कि ये पैरामीटर आपको कॉल करना है। तो इस पे देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद ठीक है, हम उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्लैश स्टूडेंट में जाना है, स्टूडेंट के पास, उसके बाद कहाँ जाना है, एक्शन रिजल्ट हमारा हेलो है, हेलो के पास मेरा, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे पैरामीटर कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं क्यूरी स्ट्रिंग बना रहा हूँ, उसके बाद नेम जो पैरामीटर का नाम था, उसके बाद मैंने इसका नाम दे दिया खालिद, और मैंने एंटर कर दिया। तो ये देखें वेलकम मिस्टर खालिद आ गया। तो ये देखें अब यहाँ पे आप यूआरएल को समझिएगा, स्टूडेंट क्या है आपका, कंट्रोलर का नाम, हेलो आपका क्या है, एक्शन रिजल्ट, उसके बाद अगर आपने कोई पैरामीटर पास किया है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर आप पैरामीटर का नाम, फिर आप खालिद आपने दे दिया, वेलकम मिस्टर खालिद। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर से हम किस तरह इसको यूज करेंगे। अब सपोज हमें पैरामीटर एक से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर है उसको कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे आके इंटीजर एज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा एज का पैरामीटर भी आ गया, इसको हम यूआरएल में कैसे बताएंगे, मैं सपोज यहाँ पे कहता हूँ वेलकम मिस्टर, आ गया नाम, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ योर एज इज प्लस में एज, कॉन्केटेनेट कर देंगे। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अब देखिए दो पैरामीटर को ब्राउजर में हम कैसे बताएंगे, इसको ज़रा देखिए कि अब हमारे पास दो ब्राउज़र हैं, तो इसको हम कैसे बताएंगे यहाँ पे ब्राउज़र में कि दोनों की वैल्यू आनी चाहिए तभी आपके पास आउटपुट आए। अगर हम दोनों की वैल्यू नहीं देंगे तो वो एरर शो करेगा। तो इसको समझते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लोड में टाइम लगाता है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है। मैं ठीक है, चलो वो चल गया, मैं उसी में आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे कंट्रोल का नाम है, फिर स्टूडेंट, उसके बाद हेलो, हेलो एक्शन रिजल्ट है, उसके बाद क्या है, हेलो के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर नेम, नेम हमारा पहला पैरामीटर था जिसमें मैंने दिया, सपोज यहाँ पे मैंने दिया अली। उसके बाद अब दूसरा अगर पैरामीटर है तो यहाँ पे आप साइन यूज करोगे एंड साइन, एंड एज, और मैंने यहाँ पे दे दिया एज, मैंने यहाँ पे दिया 25। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया कि हेलो और उसके बाद क्यूरी स्ट्रिंग, फिर नेम पहला पैरामीटर, फिर एंड का साइन आएगा, उसके बाद एज, फिर 25 मैंने दिया, एंटर करा। तो हमारे पास देखें वेलकम मिस्टर अली, योर एज इज इज। अब यहाँ पे बात है कि सपोज अगर मैं इनमें से कोई भी एक नहीं देता, सपोज मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, एज नहीं दे रहा, तो मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास एरर शो कर रहा है, द पैरामीटर डायरेक्टरी कंटेन नल एंट्री, मतलब आपने दूसरे पैरामीटर में नल पास किया हुआ है, आपने कोई इसको वैल्यू नहीं दी। अब ये एप्लीकेशन के अंदर एरर आ रहा है, तो एप्लीकेशन के अंदर अगर एरर आता है तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई हम ऑप्शनल रखना चाहें कि एज हम दें या नहीं दें, लेकिन एप्लीकेशन एरर नहीं दें, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको, अब मैं इसको ऑप्शनल रखना हूँ कि एज हमारा ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूंगा और एज को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा नल। अब ये इसका मतलब ये है कि एज हमारी नल लेवल हो सकती है, जरूरी नहीं हम एज के अंदर कोई वैल्यू दें, लेकिन अगर हम वैल्यू नहीं देते तब भी एप्लीकेशन को एरर नहीं देना चाहिए। अब इसको मैंने यहाँ पे किया क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एज को मैंने नल पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, इस वेरिएबल को मैं क्या बना रहा हूँ, ऑप्शनल बना रहा हूँ कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर मैं नाम दूं एज नहीं दूं तब भी एप्लीकेशन को एरर नहीं देना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको समझ में आएगी। हो सकता है अभी आपको ये अभी ये बात आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ,
अब देखता हूँ कि जैसे पहले हमारे पास एरर आया था, अब मैं देखता हूँ हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम है, उसके बाद हेलो क्वेश्चन मार्क नेम, और यहाँ मैंने दिया अली और मैं एंटर कर दिया। अब देखें यहाँ पे वेलकम मिस्टर अली एज खाली हो गया, क्योंकि एज को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन एप्लीकेशन में एरर नहीं आया क्योंकि पहले ऑप्शनल नहीं था, अब मैंने ऑप्शनल कर दिया तो इससे अब एप्लीकेशन में एरर नहीं आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको ऑप्शनल कर दिया कि भाई इस वेरिएबल को अगर पैरामीटर को ऑप्शनल करना है तो मैं इस तरह ऑप्शनल इसको कर सकता हूँ कि भाई मैं एज दूं या नहीं दूं वो मेरे ऊपर है, मेरी मर्जी है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि स्लाइड में क्या चीज़ है, ठीक है। स्लाइड में अभी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बता देता हूँ, फिर हम अच्छा अब सपोज, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सपोज एक और मेथड बनाता हूँ, ठीक है। अभी तो ये एक मेथड बना हुआ है, अगर हमें इसके अंदर दूसरा मेथड बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग, बल्कि इसको वॉइड कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैं इसको कर देता हूँ यूजर्स, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यूजर का नाम, और फिर मैं पास कर देता हूँ जेंडर स्ट्रिंग और जेंडर, ये मैंने पास किया। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, इसके अंदर मुझे ये करना है कि मैंने यूजर का नाम प्रिंट करवाना है और जेंडर जो भी है। अब मुझे इसमें कंडीशन लगानी है कि अगर जेंडर मेल हो तो वहाँ पे आ जाए वेलकम मिस्टर, फिर उसके बाद जो भी उसका नाम है। अगर जेंडर फीमेल है तो वहाँ पे आ जाए वेलकम मिस, उसके बाद जो भी नाम है। तो इस मेथड से मुझे ये काम लेना है। तो इसके बहुत सारे तरीके आप एफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर से ये चीज़ सिखाऊंगा कि टर्नरी को यूज़ करके आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। टर्नरी से हमें क्या होता है, हमें लाइन ऑफ कोड बचता है। अगर मैं यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कंडीशन, और इसके अंदर मैं कंडीशन पास करूँगा। क्या कंडीशन पास करनी है, अगर जेंडर के पास इक्वल हो मेल तो वो क्या हमें प्रिंट करवाए, क्वेश्चन मार्क के बाद हम वो वैल्यू देते हैं जो हमें प्रिंट करवानी है। प्रिंट क्या करना है, वेलकम मिस्टर, उसके बाद उसका नाम, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एल्स में क्या करना है, अब एल्स टर्नरी ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे कॉलन से शो होता है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो फिर क्या प्रिंट करे, फिर ये प्रिंट करे वेलकम मिस, क्योंकि अगर मेल नहीं है तो फीमेल है, वेलकम मिस, और उसके साथ प्लस में कॉन्केटेट कर देंगे नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट में आता हूँ, और यहाँ पे आके डॉट राइट, और इसको मैं कंडीशन को पास कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कंडीशन पास कर दी। अब ये मैंने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर से मैंने एक ही लाइन में ये काम कर दिया। ये काम इफ एल्स में भी हो सकता था, लेकिन उसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होती, तो इसको मैंने, देखिए टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का अल्टरनेट है। आपको लाइन ऑफ कोड बचाना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जिस तरह इफ के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क टर्नरी का सिंबल है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट चलाए। एल्स में यहाँ पे कॉलन शो हो रहा है, एल्स का मतलब यहाँ पे जैसे इफ एल्स लगाते हैं, अगर ये हुआ तो ठीक है, अगर एल्स स्टेटमेंट चला दें तो कॉलन यहाँ पे इसलिए यूज होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर आप ये वाला मैसेज चला दो। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारे एक्शन रिजल्ट का नाम है यूजर्स, तो मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं ये काम सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखिए लाइन ऑफ कोड जितना कम करोगे, अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा डेवलपर वही होता है जो लाइन ऑफ कोड कम करके वही रिजल्ट लाए। अब यही काम मैं एफ एल्स में कर सकता था, लेकिन उसमें हमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लगती। स्टूडेंट मैंने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे अब एक्शन रिजल्ट कौन सा कॉल करना है, यूजर्स का। यूजर्स के बाद मुझे क्या देना था, नेम। नेम मैंने दिया सपोज खालिद, और फिर मुझे क्या देना था, जेंडर में @ जेंडर, और जेंडर मैंने दिया यहाँ पे मेल, और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम मिस्टर खालिद। अभी मैं यहाँ पे इसको फीमेल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सपोज इमामा, और मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखें वेलकम मिस
इमामा आ रहा है। तो अब देखें, तो इस सिंपल सी कंडीशन थी, मिस्टर एंड मिस को मुझे रिप्रेजेंट करना था कि अगर जेंडर फीमेल है तो वो वेलकम मिस आ जाए वहाँ पे, और जेंडर मेल है तो वहाँ पे वेलकम मिस्टर आ जाए। तो आपने देखा कि मैंने लाइन ऑफ कोड भी कम किया और वही रिजल्ट मैं यहाँ पे लेकर आया। तो कोशिश करें लाइन ऑफ कोड को कम करें और वेरिएबल्स कम बनाएं, क्योंकि वेरिएबल आपके जितने बनते हैं उतनी मेमोरी रिजर्व होती है। तो यहाँ पे देखें, एक ही मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आके मैंने इसको टर्नरी ऑपरेटर में ये चीज़ कर लिया। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और प्रैक्टिस करें, और जितने भी मैं असाइनमेंट्स इसके अंदर दूंगा उसके अंदर असाइनमेंट्स आप करें, और जो है उसकी आप प्रैक्टिस करें, तभी आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। और आज की मैं असाइनमेंट्स में बता देता हूँ आपको कि अब मैं साथ में असाइनमेंट्स भी दूंगा, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल के अंदर आया। तो आप ये असाइनमेंट्स मुझे करने के बाद आप मेल कर दीजिएगा। सबसे आपको इसमें क्या करना है, आपको एक कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। क्रिएट कंट्रोलर, उसके अंदर अब कंट्रोलर का नाम, जब सपोज आपने एम्प्लॉय दिया, ये कंट्रोलर का नाम हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दिखानी है। सपोज आपने एक एक्शन रिजल्ट बना दिया एम्प्लॉय इन्फो। अब इसमें मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। आउटपुट में मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस असाइनमेंट में क्या है, आपका एक कंट्रोलर बनाना है एम्प्लॉय जो एम्प्टी होगा, उसके बाद एम्प्लॉय इन्फो, यहाँ पे एक्शन रिजल्ट, एक्शन मेथड है आपका, एक्शन मेथड है। इस एक्शन मेथड को बनाने से हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय सैलरी, ये हमें डिफाइन करनी है। तो ये सिंपल सा टास्क है, ये करने के बाद आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, येस और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।